हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ। बच्चों आज हमारा 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 8 है। आपको हमने लेक्चर नंबर 7 प्रोवाइड किया था और उसी लेक्चर से पहले आपको एक पीडीएफ आपके ग्रुप में आपके पास सेंड की थी। उस पीडीएफ में हमने एक थ्योरेटिकल पार्ट की बात की थी लेक्चर नंबर 7 में। टॉपिक का नाम था फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर अच्छे से सुना होगा, देखा होगा और जितने भी पॉइंट्स हमने समझाए हैं वो आपने समझ लिया होगा। मैंने ये भी कहा था कि आपको जो नोट्स बनाने हैं वो उस पीडीएफ से देखकर बनाने हैं, क्योंकि जो हमने वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है वही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ाई थी। ये लेक्चर उसी के अकॉर्डिंग तैयार करता हूँ मैं, जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। कंटेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कॉम्पिटिटिव लेवल का कंटेंट है, इसीलिए कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप लोग स्किप करें, छोड़ दें। कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे हमने लास्ट पॉइंट यहीं पर कंप्लीट किया था। ये डिबाई हकल इक्वेशन आपके सामने है और ये उसका एक ग्राफ है। ग्राफ के ऊपर एवरी ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज हमें एक लॉ एक्सप्लेन करना है और उस लॉ का नाम है आपका कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं लेक्चर की शुरुआत। इस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और ये जो लॉ है ये भी उन नोट्स में प्रेजेंट है। आप लोग उन नोट्स को अगर ध्यान से देखेंगे ये लॉ आपको वहाँ पर एक्सप्लेन मिलेगा। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट आज का टॉपिक है ये हेडिंग है कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये तो है हमारी हेडिंग। ये तो है बच्चों हमारी आज की हेडिंग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए, मतलब 12th के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, 12th प्लस नीट प्लस जेई हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए कोलरोश लॉ में क्या कहा गया, क्या एक्सप्लेन किया गया। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक्वस कंडीशन में, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ऐसे अलग हो जाते हैं कंप्लीटली। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस कंडीशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। मेरी बात को ज़रा गौर से आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने एक्वस कंडीशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने एक्वस कंडीशन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। ओके, आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? ठीक, अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आगे बढ़ता हूँ। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस अपने एक्वस कंडीशन में 100% डिसोसिएट नहीं होते, लेकिन अगर हमें उन्हें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अगर उन्हें मानना है, इंडिपेंडेंटली अगर हमें मानना है, मतलब उन्हें बिल्कुल अलग कर देना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें उस सॉल्यूशन का जिसके अंदर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसका करना पड़ेगा डाइल्यूशन।
क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन। क्योंकि पानी ऐड करने पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, पानी ऐड करने पर हमने ये ऑब्जर्व किया जो आयंस है वो टूट जाते हैं। तो इसका मतलब अगर पानी और ऐड किया और ऐड किया और ऐड किया, बार बार हम लोग पानी की मात्रा, पानी की क्वांटिटी अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो जो आयंस है वो दूर होते जाएंगे दूर होते जाएंगे दूर होते जाएंगे दूर होते जाएंगे। और एक टाइम ये आएगा कि वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से हो जाएंगे वो इंडिपेंडेंट। क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब वो दोनों के दोनों आयंस मतलब कैटायंस एंड एनायंस एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। समझ गए स्टूडेंट आप लोग बात को। इसीलिए इस लॉ का, इस डेफिनेशन का जो नाम है वो क्या है, कॉलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मतलब वो कंडीशन प्रोड्यूस करनी है जिस कंडीशन पर हर एक आयन अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करे, इंडिपेंडेंट फील करे। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आप को कंप्लीटली अलग कर देते हैं, पूरी तरह अलग हो जाते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पूरी तरह अलग नहीं हो पाते। अगर वो पूरी तरह अलग नहीं हो पाते तो उन्हें अलग करने का तरीका क्या है, उन्हें अलग करने का तरीका ये है बच्चों कि उस सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है उसके अंदर वाटर ऐड करते जाइए, वाटर ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। वाटर ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। समझ गए मेरी बात को आप लोग। ये मैंने कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने एक्सप्लेन किया। अगर आप यही चीज़ आप जो मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, अगर यही चीज़ आप लोग उन नोट्स में ध्यान से पढ़ें जहाँ पर ये हेडिंग डली हुई है कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, क्या लिखा है वहाँ पर लिखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट ईच आयन मेक ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयंस एसोसिएटेड विद इट। मतलब पहला पॉइंट ये लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी इतना ऐड कर दिया हमने, इतना ऐड कर दिया कि बिल्कुल आयंस अलग हो गई। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन आयंस आर completely dissociated then equivalent conductivity of each ion contribute in equivalent conductivity of electrolyte। इस कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि जब आयंस बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो उन दोनों आयंस का जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, मतलब इसकी और इसकी, मतलब अगर प्लस और माइनस है तो प्लस वाले आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, माइनस वाले आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उन दोनों की कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का पूरा कंट्रीब्यूशन होगा किसके लिए, उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के लिए। मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सम इक्वल टू होगा
इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के सम के इक्वल, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पहली बात तो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर एक आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, दिस लॉ स्टेट दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन गिवन बाय द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब दूसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is the sum of equivalent ionic conductivities of cations and anions at इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कहा इस लॉ में। शायद आपको ये वाला पॉइंट समझ में ना आए, लेकिन इस पॉइंट की हेल्प से आप इस वाले पॉइंट को इजीली समझ सकते हो। मतलब क्या है कहने का, मतलब ये है, मान लिया अगर हमारे पास में एक कंपाउंड है AB और ये कंपाउंड टूट गया, A+ बनाया, B- बनाया, एक कैटायन बनाया, एक एनायन बनाया, और मैंने कहा ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब हमने वॉल्यूम कर दिया इनफाइनाइट, तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, मतलब लैम्डा EQ किसकी, AB की, लैम्डा AQ AB की, और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इज इक्वल टू होगा लैम्डा EQ A+ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट EQ ऑफ B-। मतलब ये कॉन्सेप्ट अब आप और अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट, आप ये कह सकते हो, मतलब आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि जो इन्होंने नोट्स में दिया है हम लोग उसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो सम होगी लैम्डा इनफाइनाइट EQ ऑफ कैटायन C+, मतलब कैटायन कह दीजिए खाली आप लोग, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट EQ ऑफ माइनस। आप अपनी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है। ये है कोलरोश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ठीक, मतलब कहने का यही है कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें सेपरेट करने के लिए हमें बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप सेपरेट नहीं होते। तो ऐसा इमेजिन किया जाता है कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को, उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर सेपरेट करना है तो उसमें हमें पानी ऐड करना पड़ेगा, और पानी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। तो जैसे जैसे हम लोग पानी ऐड करते जाएंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट अपने कैटायन और एनायन में धीरे धीरे सेपरेट होता जाएगा।
और एक टाइम ये आएगा कि दोनों के दोनों आयंस मतलब कैटायंस और एनायंस अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करेंगे, इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। तो यही लिखा है यहाँ पर इस पॉइंट में कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन आयंस आर कंप्लीटली डिसोसिएट देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन कंट्रीब्यूट इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हर एक आयन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो उस इलेक्ट्रोलाइट की टोटल कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करती है। भाई वो कंट्रीब्यूशन तभी तो करेगी जब वो इंडिपेंडेंट होगी, और इंडिपेंडेंट कब होगी? जब उसे अलग किया जाएगा। तो फिर क्या कहा? फिर कहा दिस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब अगर हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइट माने, ये A+ ये B-, तो इसकी कंडक्टिविटी, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन दोनों की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल कही जाएगी। ओके, अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा और अपने जो नोट्स हैं आपके वहाँ से भी आप लोग इसे कंपेयर करिएगा स्टूडेंट। ओके, करिए नोट। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आप लोग के सामने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ। एक बार आप लोग उन कॉन्सेप्ट को समझिए जिससे कि आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाए, धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। अच्छा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लोग कंडक्टिविटी कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमें उसके आयंस की कंडक्टिविटी गी हो इनफाइनाइट पर। ठीक है, अब इसके 3 केस बनते हैं। इसके 3 केस बनते हैं स्टूडेंट, इसके 3 केस बनते हैं। इसका सबसे पहला केस तो ये बनता है केस 1। अगर किसी सॉल्यूशन में या किसी न्यूमेरिकल में इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टिविटी गिवन हो आयंस की और उस इलेक्ट्रोलाइट की हमें इक्विवेलेंट ही निकालनी हो, मतलब इक्विवेलेंट ही गिवन है, इक्विवेलेंट ही निकालनी है। इफ इक्विवेलेंट आयोनिक conductivity of ions is given and we need to calculate equivalent conductivity of इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा समझिए बात को। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ बच्चों में। यहाँ पर एग्जांपल है ये कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट है AB, इस AB इलेक्ट्रोलाइट में AXBY ये टूटा। एक्चुअली जब आपको एनायन कैटायन के चार्ज पता होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बना देते हो। तो उसका मतलब इस कैटायन का चार्ज ये होगा और इसका चार्ज ये होगा, मतलब ये और B-X ऐसे होता है ना, क्योंकि इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप और फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर हमें इसकी निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो ये हो जाएगा, इसे ऐसे लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट EQ
AX BY इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट EQ, इसकी वैल्यू प्लस लैम्डा इनफाइनाइट EQ B माइनस। फोकस करके आप मेरी बात को सुनेंगे तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। क्या कहा मैंने बच्चों? और नीट और जेई तक के क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके। मतलब कहने का ये है, अगर आपको आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कह रहा हूँ मैं, इक्विवेलेंट ही गिवन है आयंस की कंडक्टिविटी, और क्या निकालनी? इक्विवेलेंट निकालनी। तो क्या करना? सीधे सीधे उन दोनों वैल्यू को, कैटायन की वैल्यू जो दे रखी, एनायन की वैल्यू जो दे रखी, उन्हें क्या कर देना? ऐड कर देना है। कुछ भी नहीं करना इसके अलावा, आपको सीधे सीधे उन्हें ऐड कर देना है। समझ गए बात को? ये तो है केस नंबर 1 जो अभी कुछ देर पहले हमने बताया आपको। इसका केस नंबर 2 ये है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होती है, मोलर, ठीक, यहां केस लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो और इक्विवेलेंट निकालनी है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा? इफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ आयंस, मतलब कैटायन की एनायन की, आर गिवन। अगर एनायन और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीड टू फाइंड, ठीक है, अगर उसे फाइंड करने की नीड पड़े। ध्यान रहे, मोलर कंडक्टिविटी मतलब इस बार इनकी क्या गिवन है? मोलर कंडक्टिविटी, और क्या पता लगाना? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? एक तो यहां पर हमने अप्लाई कर दिया, तो इसे ही कैसे अप्लाई करेंगे? यहां पर ऐसे अप्लाई करेंगे, लैम्डा EQ ऑफ AX BY इज इक्वल टू, तो क्या करना है कि जिस आयन का जो चार्ज है उस चार्ज से उसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड करना। जैसे कैटायन वाले केस में 1/y, मतलब इसका चार्ज क्या है? y है, 1/y इंटू लैम्डा इनफाइनाइट EQ ऑफ AY प्लस, मतलब इसका जो भी चार्ज है उससे डिवाइड कर देना उसकी वैल्यू को, प्लस इसका चार्ज क्या है? 1/x, चार्ज से डिवाइड करना है, माइनस प्लस नहीं आपको देखना, 1/x इंटू लैम्डा इनफाइनाइट EQ, सॉरी ये गलत हो गया, लैम्डा इनफाइनाइट m, क्योंकि मोलर गिवन होगी ना, ऐसे ही लैम्डा इनफाइनाइट m। आपको उसकी मोलर कंडक्टिविटी को उसी के चार्ज से डिवाइड कर देना है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को उसी के चार्ज से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये इंटू B माइनस एक्स, ठीक है, ये कर देना है आपको, यस, ठीक। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो आयंस की, ये गिवन है और निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। एक तरीका ये, समझ गए स्टूडेंट? उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो अभी तो आप लोग ये 2 नोट पॉइंट लिखे, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले वाला क्या है? अगर आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है और इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो सीधे सीधे ऐड कर देना है। और अगर आयंस की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और इक्विवेलेंट निकालनी है तो
तो पहले हर एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी को उसी के चार्ज से डिवाइड कर देना है और तब जाकर ऐड करना है। एक तीसरा केस है, अभी बताऊंगा आपको, अगर मोलर ही गिवन हो और मोलर ही निकालनी, तब क्या करेंगे तो देखेंगे, अभी नोट करो। चलिए एक तीसरा केस और बनता है, लेकिन केस को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा करेक्शन करना है मैं यहाँ पर। भाई देखो, ए एक्स, ये जो x है ना, ये इसके मोल्स भी तो होंगे ना, मतलब a के मोल कितने होंगे x और b के मोल कितने होंगे यहाँ पर y। ठीक है, चार्ज कौन सा था, चार्ज तो आता है ये वाला इसके ऊपर, और मोल्स जो उसका कोफिशिएंट है, ये मोल आए, ये मोल है इनके। ठीक है, तो मोल अब यूज होंगे मोल। तो अब देखिए यहाँ पर केस नंबर थर्ड आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी गिवन हो और मोलर ही निकालनी है, तीसरा केस बनता है यहाँ पर। इफ molar conductivities of ions is given and molar conductivity of electrolyte need to find, ओके, मोलर ही गिवन है, मोलर निकालनी, तो क्या करेंगे, इसमें ही अप्लाई करना है सीधा सीधा। तो इसमें ऐसा करेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ ax by इज इक्वल टू, तो क्या करना है, जो इनके मोल्स है उनके मोल से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x इंटू लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ ये प्लस y इंटू लैम्डा इनफाइनाइट m ऑफ b माइनस एक्स। मतलब इनके जो मोल्स हैं, इनके जो कोफिशिएंट हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, मोल्स ऑफ a प्लस, ये क्या है, मोल्स ऑफ b माइनस। ठीक है, a प्लस और b एक्स, इनके मोल्स हैं, तो बस मोल से मल्टीप्लाई करना है। 3 केस हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया स्टूडेंट। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है और अच्छा टॉपिक है, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से जब आएंगे, जब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको बताएंगे। तो अभी आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आज के लेक्चर को तो हम लोग करते हैं कंप्लीट यहीं पर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, और उस टॉपिक के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसोसिएशन कांस्टेंट, कुछ इस तरह की बातें करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर। और जैसे ही वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इमीडिएटली हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो शुरू कर देंगे। और ये मान के चलिए, फिर जैसे ही ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, इस चैप्टर का लगभग 40% पार्ट, 30 से लेके 40% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 100% नीट में, जेई में और बोर्ड में हर जगह एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखें, कंपटीशन में तो एक क्वेश्चन 101% पक्का इससे आता ही आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग सीक्वेंस वाइज तैयारी करें, एनसीईआरटी की हेल्प लें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हेल्प लें, और जो प्रीवियस ईयर नीट जेईई क्वेश्चन से उन्हें करें, डाउट पूछ लें आप लोग। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए सेगमेंट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।